स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भारत के बारे में कि भारत का कैसे कैसे किन समयों में क्या क्या नाम रहा है। ठीक है, अभी हम समझेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, भारत की अगर भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करें तो ठीक है, भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरी विस्तार है। भारत का ये उत्तरी विस्तार है, ये दक्षिणी विस्तार है और ये पूर्वी विस्तार है, ये पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत की भूगर्भिक संरचना इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में आपका उत्तर का विशाल पर्वतमाला आता है, फिर तीसरे नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान आता है। ठीक है, ये उत्तर का विशाल मैदान आता है और ये वाला पर्वतमाला की बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको 6 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है ये कई तरह की चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे एक नंबर पे है आपका, देखिए एक नंबर पे है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, ये जो पहला है आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है ये जो है बहुत ही पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय इन चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, और इन चट्टानों में अभी बहुत ज़्यादा मतलब पुराने हो जाने की वजह से इनका रूपांतरण हो गया है और इनका रूपांतरण जो है नीस और शिस्ट के रूप में अभी मौजूद है। नीस व शिस्ट के रूप में बंगाल, बुंदेलखंड, बंगाल बुंदेलखंड एवं नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों में इस तरह के चट्टान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नीस नीस जो है ग्रेनाइट के रूपांतरण के बाद में नीस बनता है। ठीक है, नीस प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं एक अवसादी चट्टान का प्रारूप है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को बस इतना ही याद रखना है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो बहुत ही पुरानी है, अब वो नीस व शिस्ट के रूप में मिलती है। इस तरह की जो चट्टानें हैं बंगाल, बुंदेलखंड और नीलगिरी की जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इसका मिलन स्थल जो होता है नीलगिरी पहाड़ी पे ही होता है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो दोदा बेटा है, दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी पे होता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, बुंदेलखंड से एक क्वेश्चन आता है कि इसका पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम जो है जेजाक भुक्ति था। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा धरवार क्रम की चट्टानें हैं। धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं, धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं, क्रम की चट्टानें ये दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के बेल्लारी एवं धारवाड़ जिला में, इस चट्टान के ही नाम पर एक जिला का भी नाम है। धारवाड़ जिला में
विस्तृत है मुख्य रूप से। मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं रीवा में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। धरवार क्रम की चट्टानों में बहुत ही खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। इन खनिजों में सोना, लौह अयस्क एवं तांबा प्रमुख है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तांबा का जब हम नाम लिए हैं तो यहाँ पे एक जगह है एमपी में बालाघाट, हमने चर्चा किया अभी, ठीक है। बालाघाट में मलाज खंड जो जगह है वो तांबे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अवस्थित मलाज खंड जो खान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, इस चीज को हम याद रखेंगे, आप लोग याद रखिएगा, हम तो याद रखे ही हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लौह अयस्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लौह अयस्क देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ठीक है, लिमोनाइट, ये सब कुछ लोहे के अयस्क हैं। इसमें जो सर्वोत्तम क्वालिटी का जो होता है वो आपका हेमेटाइट होता है, जिसमें 70% से अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे। आपको हमने क्या बताया कि धरवार क्रम की जो चट्टान है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि सर्वाधिक खनिज भंडार, धरवार क्रम की चट्टान में सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और इस चट्टान का विस्तार कर्नाटक, बेलाडी एवं धरवार जिलों में पाया जाता है। कर्नाटक के बेलाडी एवं धरवार जिलों में पाया जाता है। बालाघाट एवं रीवा में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इस तरह के चट्टानों में सोना, लौह अयस्क, तांबा का प्रचुर मात्रा में खान पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि लोहे का कुछ अयस्क यहाँ पे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ठीक है। यहाँ से एक और चीज याद रखेंगे, सबसे अधिक लौह अयस्क का यहीं से उत्पादन होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका यही है, ठीक है, कर्नाटक है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद कुडपा क्रम की चट्टान, देखिए धरवार क्रम की चट्टान के अपरदन व निक्षेपन के फलस्वरूप कुडपा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए इसका विस्तार भारत में कृष्णा घाटी, नलामलाई पहाड़ी, पापघानी व चियार घाटी में, ठीक है। कृष्णा घाटी, नलामलाई पहाड़ी, पापघानी व चियार घाटी में। कृष्णा घाटी समझ रहे हैं ना, कृष्णा नदी की घाटी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर शैल से निकलती है, बालेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और आपको बता दें इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, जिसका नाम है तुंगभद्रा परियोजना। ये आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, कर्नाटका में है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो धरवार क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपन के फलस्वरूप
कुडपा करम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार कृष्णा घाटी, नालामलाई पहाड़ी, पापघानी व चार घाटियों में पाया जाता है। घाटी, यहाँ पे एक शब्द घाटी भी है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दो पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम घाटी कहते हैं, ठीक है। अपर्दन अपर्दन और निक्षेपण जो है नदियों एवं वर्षा के जलों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा भी होता है, ठीक है। चलिए तो इसे याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो विस्तार से चर्चा किया जाता है इस पर। उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है विंध्यकर्म की चट्टानें। विंध्यकर्म की जो चट्टानें हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी। विंध्यकर्म की जो चट्टानें हैं, करम की चट्टान, इसका विस्तार राजस्थान से लेकर के बिहार के सासाराम तक है, ठीक है। सासाराम तक ये विस्तृत है विंध्यकर्म की चट्टानें। आप लोग सुने होइएगा विंध्याचल। आइए दक्कन ट्रैप के बारे में जानते हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में दक्कन यानी दक्षिणी क्षेत्र में जो पठार का विस्तार है, ठीक है, उसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में हुआ था, ठीक है। देखिए उस समय मैग्मा के उद्गार के फलस्वरूप लावा सतह पर आकर के 600 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई तक जम गया था। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया था, ठीक है। कहीं कहीं तो 3000 मीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब जमावट देखने को मिलता है। देखिए अभी ये बेसाल्ट चट्टानों के रूप में मौजूद है, बेसाल्ट चट्टानों के रूप में मौजूद है। बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय के फलस्वरूप इस क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा का निर्माण हुआ है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। देखिए काली मृदा का कुछ और नाम भी है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस मृदा का नाम रेगड़ है, ठीक है। देखिए काली मृदा को रेगड़ भी बोला जाता है, चिरनोजम भी बोला जाता है इसे, ठीक है। और उसके बाद में कपासी मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, कपासी मृदा के नाम से। देखिए हमने बताया कि दक्कन ट्रैप का निर्माण भारत के दक्षिण में आज से बहुत साल पहले हुआ था, ठीक है, मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में, ठीक है। उस समय मैग्मा के उद्गार से 600 मीटर से 1500 मीटर, कहीं कहीं तो 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक लावा का जमाव हो गया था, ठीक है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, ठीक है। आज ये जो चट्टानें हैं बेसाल्ट चट्टानों के रूप में मौजूद हैं, जिनके अपक्षय के फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। इसको हम रेगड़ या चिरनोजम या कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। अपक्षय जो है, अपक्षय चट्टानों का टूट फूट कर छोटे छोटे बारीक कणों में बदलने की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है हमारा है दूसरा बी नंबर। यहाँ पे देखिए, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। देखिए, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है। भारत के उत्तर में हिमालय जो है चाप या तलवार की भांति 2500 किलोमीटर के लंबाई में, 2500 किलोमीटर के लंबाई एवं 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। ठीक है, जिसमें सैकड़ों पर्वत चोटियां हैं जो काफी ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, इसी में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वो अवस्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। इसे याद रखिएगा आप लोग। ये जो है हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों में मुख्य रूप से विभक्त है। 3 पर्वत श्रेणियों में, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में, शिवालिक हिमालय के रूप में। सबसे जो उत्तरी पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो हिमाद्री है, जिसे उच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे जो दक्षिणी विस्तार है वो है आपका शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी विस्तार है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपकी हिमाद्री है। और सबसे दक्षिणी कौन सी है, तो शिवालिक है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही जानना है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे के मतलब क्लास में जानेंगे, जब इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 चीज दिए हुए था कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। देखिए, जो उत्तर में जो विशाल पर्वतमाला पाई जाती है उसके बारे में कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था, और हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। 2 सिद्धांत मुख्य रूप से हैं, जिसमें हैरी हैस के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी विवर्तनिकी सिद्धांत सिद्धांत जो है ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये हैरी हैस के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा, हैरी हैस के द्वारा दिया गया था। आगे की हम मतलब लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होता क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, इसका निर्माण क्वाटरनरी या न्यूजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ था। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण। देखिए, यहाँ पे जो हिमालय का विस्तार पाया जाता है भारत के उत्तर में, और हिमालय में बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, और इन पर्वत चोटियों पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमे हुए हैं, जिससे हिमनदों का निर्माण हुआ है। और उन्हीं हिमनदों से बहुत सारी नदियाँ निकली हुई हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और ये 12मासी नदियाँ होती हैं। ठीक है, इन नदियों के अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, जैसे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब हुआ कि गंगा नदी और उसकी सभी सहायक और उप सहायक नदियां, ठीक है, सभी मिलकर के सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इन सभी नदियों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसको हमने मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे देखा।
ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में थोड़ा सा कट हो गया है, क्योंकि कहीं कहीं पे कट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो स्पेस होता है मोबाइल में कम होने की वजह से वीडियो बार बार रुक जा रहा था। ठीक है, आगे से इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं गोंडवाना करम की चट्टान। गोंडवाना करम की चट्टान का निर्माण कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। फेरस युग में हुआ है। ठीक है, गोंडवाना करम की चट्टान में यहाँ पर देख पा रहे होंगे मछली व रेंगने वाले जीव के अवशेष पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना करम की चट्टानों में जहाँ पे भी इनका विस्तार है वहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं। और कैसे जीवाश्म मिलते हैं? तो मछली और रेंगने वाले जीव के अवशेष पाए जाते हैं। गोंडवाना करम की चट्टान का निर्माण कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। गोंडवाना करम की चट्टान का जो विस्तार है भारत में दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पे एक कोयला के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, ठीक है, कोयला इन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उसका 98% कोयला गोंडवाना करम की चट्टानों में पाया जाता है, जिसका निर्माण आज से 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। भारत में 4 तरह की कोयला, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में 4 तरह की कोयला पाई जाती है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और चौथा जो है वो है पीट। यही कोयले का 4 प्रकार है। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जिस कोयले में होती है वो कोयला उतना ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला है आपका एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। ठीक है, बिटुमिनस भारत में पाया जाने वाला सबसे अधिक यही कोयला है। ठीक है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 70 से 80% के बीच होती है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है 50 से 70% के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और पीट में 50% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। हमने क्या बताया कि गोंडवाना करम की जो चट्टान है इसका निर्माण कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है और वो भी मछली व रेंगने वाले जीव के अवशेष के रूप में। ठीक है, इसका विस्तार दामोदर नदी घाटी, महानदी